Hello everyone, welcome to the channel Study Desk. Today in this video we will going to do the question answers from 10-year books of Unit 2 of Entrepreneurship Development. In the previous video we have already seen all the question answers of Unit 1. There are total 11 questions in your 10-year book regarding motivations, values, attitudes and some of the entrepreneurial risk. So we will cover question 1 to question 6 in that video, and rest of the question we will take in the rest next video, right? So explain various internal and external factors that provide motivation to an entrepreneur. तो हमको वो फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है जो मोटिवेशन देते हैं एंटरप्रेन्योर को. देखिए, मोटिवेशन हेल्प्स द एंटरप्रेन्योर टू फुलफिल हायर लेवल नीड्स सच एज रिकॉग्निशन, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. Various theories explain motivation as an influencing concept. It can bring out hidden talent and creativity, and it contribute to the individual goals and society development. अगर एक एंटरप्रेन्योर जो है सेल्फ मोटिवेटेड है तो वो जो उसके खुद के हिडन टैलेंट्स या फिर उसकी जो क्रिएटिविटी है उसको बाहर लेकर आ सकता है एंड उस पर काम कर सकता है, और वो जो काम करेगा वो कहीं ना कहीं कस्टमर के लिए भी हेल्पफुल होगा प्लस सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी अच्छा होगा. तो ऐसे लोग जो सेल्फ इनिशिएटिव लेना जानते हैं बिना किसी से पूछे, तो वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं. तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट? सो मोटिवेशन कैन ब्रिंग एनर्जी, एंथुजियाज्म बनाए रखती है, क्रिएटिविटी लेवल, और उनका जो काम है वो भी एफिशिएंट, मतलब अच्छी क्वालिटी से वो प्रोडक्ट को जो है बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं इन फुलफिलिंग द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव. हाउएवर समटाइम्स अ सिंगल मोटिव कैन इन्फ्लुएंस टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एंटरप्रेन्योर. अगर आपके पास एक सिंगल मोटिव भी है तब भी आप जो अपना काम है वो पूरे मन और लगन से कर सकते हो, क्योंकि अगर आप कोई काम कर रहे हो और उसका कोई गोल ही नहीं है देन इट्स ऑफ नो यूज, राइट? सो दीज मोटिव्स में कम फ्रॉम वेरियस फैक्टर्स सच एज फॉलोइंग. तो इंटरनल फैक्टर है और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर है. इंटरनल फैक्टर में आती है गुड एजुकेशन. जो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है उसके पास राइट अमाउंट ऑफ नॉलेज होनी चाहिए और एजुकेशन होनी चाहिए जिसको वो एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव फॉरवर्ड कर सके, उसको यूज़ कर सके और उसको पुट इन कर सके इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन हो गया या मार्केटिंग हो गया या फाइनेंस से रिलेटेड हो गया, जिससे उसको डिज़ायर्ड आउटपुट मिल सके, राइट? कंप्लीट बैकग्राउंड. अगर जो एंटरप्रेन्योर है उसका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो बिजनेस फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारी यूथ है, यंग यूथ है, तो उसको भी एक मोटिवेशन मिलती है जो बिजनेस फैमिली से है कि वो भी इसी लाइन में ही आगे बढ़े, राइट? फाइनेंशियल स्ट्रेंथ. अगर जो एंटरप्रेन्योर है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, उसके पास पैसे हैं, इतनी कैपेबिलिटी है उसमें कि वो अपने आइडियाज़ को रियलिटी में बदलने के लिए जो डिज़ायर्ड या जो रिक्वायर्ड मनी है वो उसके पास है, तो वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्ट्रांग है और वो चीज़ जो है एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करती है. सेल्फ मोटिवेशन. जो एंटरप्रेन्योर है उसको सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए, क्योंकि एक तो वो जो है एक स्टार्टअप कर रहा है जिसमें वो सोलो स्टार्टअप कर रहा है, देयर इज़ नो वन टू गाइड, तो इसलिए उसको खुद के डिसीजंस पर जो है कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वेदर ही इज़ टेकिंग सम रिस्क, लेकिन जो उसके आने वाले समय में रिजल्ट्स हैं वो फ्रूटफुल होंगे, राइट? कमिटमेंट. जो हमारे एंटरप्रेन्योर है वो अपने जो एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे बहुत ज़्यादा कमिटेड रहते हैं, क्योंकि दे नो कि अगर उनकी जो भी एक्टिविटीज़ या जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं एंटरप्राइज में उसका रिजल्ट होगा कि वो अपने ग्रोथ को और अपनी डेवलपमेंट को उसी वे में लेकर जाएंगे जिस वे में उन्होंने अपने गोल को सेट किया था, राइट? तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि मोटिवेशन होना फॉर एन एंटरप्रेन्योर, बिकॉज कमिटमेंट के लिए कंसिस्टेंसी होना और पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, राइट? ऑप्टिमिज्म. देखिए, बहुत सारे फेलियर और बहुत सारे जो रिस्क होते हैं जब एक न्यू एंटरप्राइज स्टार्ट होता है तो उसके साथ वो जुड़े होते हैं. तो बिफोर स्टार्टिंग एनी एंटरप्राइज जो हमारा एंटरप्रेन्योर है उसको ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले, कि अगर थोड़ा बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स आ भी जाए तो फिर भी वो अपनी एक्टिविटीज़ या अपने बिजनेस ऑपरेशन को कंटिन्यू रखें, राइट? तभी वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन पाएगा. एक्सटर्नल फैक्टर्स में पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट. जो न्यू स्टार्टअप्स होते हैं उसमें जो गवर्नमेंट होती है वो भी अपनी हिस्सेदारी देती है बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज़, ग्रांट्स और टैक्स हॉलीडे. तो ये जो सब्सिडीज़ होती हैं या ग्रांट्स होती हैं, टैक्स हॉलीडे होती है, कहीं ना कहीं जो एंटरप्रेन्योर है उसको एक मोटिवेशन देते हैं कि नॉट ओनली हिम बट द पीपल अराउंड हिम आर ऑल्सो इंटरेस्टेड टू डोनेट देयर इन्वेस्टमेंट्स और टू डोनेट
एज मच एज दे हैव कैलिबर कि वो भी अपनी ड्यूटीज़ से पीछे नहीं हट रहे हैं, तो ये चीज़ भी एंटरप्रेन्योर को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, राइट। प्लस जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनमें फंडिंग करे तो वो भी मोटिवेट होकर कुछ अच्छी प्रोडक्शन कर सकती है फॉर द कस्टमर। इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल हु आर क्लोज, देखिए हम जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं बाय द पीपल हु आर अराउंड अस, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे चारों तरफ वो लोग होने चाहिए जो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के हों, जो हमें हमेशा गाइड करें और सपोर्ट करें, राइट। अब नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग जो हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एंटरप्रेन्योर कि वो उनसे दूर रहे, बिकॉज यू हैव टू वर्क अंडर रिस्क, अंडर प्रेशर, और उस सिचुएशन में यू नीड अ कॉन्टिन्यूस सपोर्ट। तो ऐसे लोगों को अपने साथ या अपने टीम में रखना विच आर ऑप्टिमिस्टिक और जिनके अंदर ये एबिलिटी है कि इवन दो देयर इज़ रिस्क लेकिन वो फिर भी कॉन्टिन्यू अपने काम को जारी रख रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एंटरप्रेन्योर और टू कीप हिम मोटिवेटेड। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एंटरप्रेन्योर जो है किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले वो इसलिए भी इस चीज़ से मोटिवेट रहता है कि अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक जो है कहीं ना कहीं पीछे छूट गई है, बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, तो मशीन्स ही सारा काम करती है। बट इवन तो लेबर की ज़रूरत होती है, बट स्टिल क्योंकि कॉस्ट कम आएगी अगर वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, और शुरुआत में तो भी उन लोगों की एंटरप्राइज को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस, तो वो यही सोचते हैं कि कम से कम कॉस्ट खर्च हो, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं मोटिवेटेड रहते हैं कि जो उनकी शुरुआत कॉस्ट लगेगी वो लिमिटेड लगेगी क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है। फ्री फ्लो ऑफ डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप उसका राइट अमाउंट ऑफ नॉलेज ले लें फ्रॉम द मार्केट कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को लेना चाहते भी हैं या नहीं लेना चाहते, राइट। अगर आपके पास अबेंडेंट इन्फॉर्मेशन होगी, अनक्लियर्ड अबेंडेंट इन्फॉर्मेशन होगी, तो कहीं ना कहीं आप जो है उस काम को अच्छे से कर पाएंगे, राइट। और अगर आपके पास अनक्लियर्ड इन्फॉर्मेशन होगी तो इवन तो आप अपने प्रोडक्ट को बना तो लेंगे बट कस्टमर को नीड नहीं हुई तो वो नो यूज़ हो जाएगा, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्टली टू gain the knowledge from the market, right। rapid change in taste and preference of the consumer, देखिए आप बहुत सारी ऐसी एंटरप्राइजेज हैं जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं, ठीक है। तो अगर जो कस्टमर है वो क्या चाहता है कि कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन होती रहे, कुछ ना कुछ नए फीचर्स आते रहें, लेकिन जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड एंटरप्राइज हैं वो न्यू फीचर नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें जो होती है ना, ऐसी जो एक्टिविटीज़ होती है वो कहीं ना कहीं मार्केट में ना एक गैप क्रिएट कर देती है, और वो गैप आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप वो गैप को फिल करना चाहते हो तो आपको जो है ऐसा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जिसमें वो न्यू फीचर्स ऐड ऑन करके आप उसको मार्केट में भेज सको, राइट। ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारा इंडिया में जो है सारे टाइप के रिसोर्सेज मिलते हैं, वेदर इट्स फ्रॉम लैंड हो गया और आपको चीप लेबर भी मिल जाएगी, मशीनरी भी, मटेरियल भी, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करती है टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज, राइट। उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंटरप्रेन्योरियल स्किल। डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स कैन मीन डेवलपिंग सेवरल टाइप्स ऑफ स्किल सेट्स एंड वेयर can be applied to many different job roles and industries by the entrepreneur. तो following are some skills that the entrepreneur must possess. तो entrepreneur के अंदर क्या क्या skills होनी चाहिए? First is conceptual skills. Conceptual skills is a skill that enables individual to identify, conceptualize and solve the theoretical problem. Problem को solve करने की capability होनी चाहिए. This skill is important in the workplace because it allows entrepreneur to think, work through abstract ideas and come up with multiple solutions to solve the complex issues. इसका मतलब ये है कि जो complex या unclear ideas होते हैं उनको use करके कुछ ऐसी complex problem का solution निकालना वो तभी possible हो जाएगा, अगर वो तभी possible हो पाएगा अगर जो एंटरप्रेन्योर है उसके अंदर इनबिल्ट कॉन्सेप्चुअल स्किल्स हैं। तो एनालिटिकल स्किल्स रेफर्स टू द एबिलिटी टू कलेक्ट एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन, प्रॉब्लम सॉल्व एंड मेक डिसीजन। एनालिटिकल स्किल्स का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, अगर आपके पास कोई भी डाटा और इन्फॉर्मेशन आया है उसको एनालाइज करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, प्लस उससे
कोई भी डिसीजन मेकिंग करना विद इन नो टाइम, राइट। एंटरप्रेन्योर हु पोजेस दिस स्किल कैन हेल्प सॉल्व एनी बिजनेस रिलेटेड और अदरवाइज प्रॉब्लम एंड इंप्रूव इट ओवरऑल प्रोडक्टिविटी एंड सक्सेस। अगर हर काम जल्दी होगा, डिसीजन मेकिंग जल्दी होगी, तो कहीं ना कहीं उससे प्रोडक्टिविटी, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में भी इंप्रूवमेंट आएगी। थर्ड इज एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स कंसिस्ट ऑफ क्वालिटीज दैट हेल्प इन कंप्लीटिंग टास्क रिलेटेड टू मैनेजिंग अ बिजनेस, कि आप बिजनेस को कितना अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, राइट। दिस माइट इन्वॉल्व रिस्पॉन्सिबिलिटी सच एज फिलिंग पेपर वर्क हो गया, या फिर आपको मीटिंग करनी है किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल स्टेक होल्डर से, या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है, डेवलपिंग प्रोसेसेस है, और आंसरिंग एम्प्लॉय क्वेश्चंस। सो एवरी एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव दिस स्किल। मतलब ओवरऑल सारे एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने की जो जिम्मेदारी होती है वो एंटरप्रेन्योर के ऊपर होती है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आंसरेबल हो, राइट। उसके बाद आता है टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल इज एक्वायर्ड बाय वर्च्यू ऑफ एनी टेक्निकल एक्सपर्टीज अ पर्सन मे हैव सच एज अ क्वालिफाइड सीए और डॉक्टर। दिस कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ एबिलिटी और नॉलेज यूज टू परफॉर्म प्रैक्टिकल टास्क इन द एरिया ऑफ साइंस। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो एंटरप्रेन्योर है, बीइंग अ एंटरप्रेन्योर, ही हैज़ नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। उसके पास नॉलेज जो होनी चाहिए ना, वो हर मेजर से रिलेटेड थोड़ी थोड़ी नॉलेज उसके पास होनी चाहिए। बीइंग अ प्रोफेशनल, थोड़ा बहुत साइंस से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जिससे कि अगर कोई एडवांस टेक्नोलॉजी आ भी जाए तो उससे उसको यूज़ करने में जो है एंग्जियस ना हो, अफ्रेड ना हो, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके अंदर एक इनबिल्ट टेक्निकल स्किल भी हो, कि उसको टेक्नोलॉजी यूज़ करनी आनी चाहिए। देन इज इंटरपर्सनल और बिहेवियरल स्किल। ये होती है कि जो आपका बोलने का तरीका है, क्या लोग आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं या लोग आपकी बात को समझ पा रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नेटवर्क डेवलप करें, क्योंकि अगर आप नेटवर्क डेवलप करेंगे तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर वो आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देगा। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, राइट। उसके बाद आता है चेंज मैनेजमेंट एंड इनोवेशन स्किल। देखिए, क्योंकि हम चेंजिंग इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं पता कि किस समय किस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाए, या जो कंज्यूमर है हमारा, वो किस प्रोडक्ट में क्या चेंज देखना चाहता है। तो एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एंटरप्रेन्योर है वो कॉन्टिन्यूस चेंजेस लाता रहे अपनी मैनेजमेंट में भी, और कुछ ना कुछ ऐसा इनोवेशन करता रहे जो कस्टमर की नीड को फुलफिल करे, राइट। तो उसके अंदर मैनेजमेंट और इनोवेटिव स्किल्स भी इनबिल्ट होनी चाहिए। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द वेरियस एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसेस एंड एक्सप्लेन इन डिटेल। Entrepreneurial competencies are a set of skills and the ability that individual possesses and or can acquire, improve to become proactive and to show the initiative spirit। तो competencies मतलब वो ability जो कहीं ना कहीं उसको competition में रहने के लिए help करती है, और वो बहुत सारी abilities हो सकती हैं, जो अभी हमने skills discuss करी वो हो सकती है, right। तो कहीं ना कहीं उसको initiative लेने से पहले सोचना ना पड़े, कोई भी decision लेने से पहले। so it's very important कि कुछ competencies ability उसके अंदर होनी चाहिए inbuilt, कि वो competition अगर आए मार्केट में, बहुत सारे अल्टरनेटिव प्रेजेंट्स हो, फिर भी उसका जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं कस्टमर के अटेंशन को ग्रैब करे। It also include key characteristic that should be possessed by a person in order to successful run a new venture। और एक न्यू वेंचर को रन करने के लिए जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसके अंदर इनबिल्ट होनी चाहिए। तो सम ऑफ दोज कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर आर बीइंग डिस्कस्ड एज अंडर। तो वो सारी एबिलिटीज़ है इनिशिएटिव। जो एंटरप्रेन्योर है वो इनिशिएटिव लेने वाला होना चाहिए बिफोर बीइंग आस्क्ड फॉर फ्रॉम एनीवन। उसको किसी से पूछना ना पड़े। अगर उसको अपने जो आइडियाज़ हैं उन पे कॉन्फिडेंस है, तो उसमें जो है इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो एक इनिशिएटिव ले सके, राइट। उसके बाद है सीज एंड एक्ट्स एन अपॉर्चुनिटी। उसको जो भी अपॉर्चुनिटी मिले उसको वो ग्रैब करे और उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करे, जिससे आने वाले समय में उसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। परसिस्टेंस, देखिए एंटरप्रेन्योर हैज़ अ नेवर से डाई एटीट्यूड, नॉट गिविंग अप ईजिली। उसको गिव अप नहीं करना चाहिए, राइट। क्योंकि देखिए अगर आप बिजनेस में घुसे हैं तो इट्स नॉर्मल की रिस्क है, बट हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। नोइंग, entrepreneur know the need for consulting experts, reading relevant material and overall openness to ideas and information। देखिए लर्निंग हैज़ नो एज, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एंटरप्रेन्योर है अगर उसको कोई चीज़ के बारे में नहीं पता तो वो कंसल्टेंसी जो हमारी सर्विसेज होती हैं, एजेंसीज होती हैं, वहाँ से एक्सपर्ट्स को बुलाए और उनकी राय ले, या फिर रेलिवेंट मटीरियल को पढ़े और अपने आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन को खुले दिल से रखे, राइट। उसके बाद आता है
प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंटरप्रेन्योर ऑब्जर्व द सिस्टम। जो एंटरप्रेन्योर है उसको प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि इन द पर्टिकुलर सिचुएशन अगर ये प्रॉब्लम आई है, अगर इन्फ्लेशन है या फिर रिसेशन आया है, तो उसको अब अपनी जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है उसको कैसे कम करना है, या फिर जो अपने एम्प्लॉयज़ उनको कैसे मोटिवेटेड रखना है। तो उसको खुद एंग्जियस नहीं होना, बल्कि उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, राइट। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर यू हैव टू टेक वेरियस डिसीजंस ऑन द डेली बेसिस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके सारे डिसीजन जो है फर्म हो और कंसिस्टेंट हो। उसके बाद आता है डिफाइन एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स। देखिए, सबसे पहले एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज़ और एटीट्यूड समझने से पहले हम समझते हैं वैल्यूज़ क्या होती है। वैल्यूज़ आर अ मीन्स टू हेल्प एंड गाइड वंस बिहेवियर। वैल्यूज़ होती है कि इनबिल्ट बिहेवियर जो आपका है, जो आपका मोरल बिहेवियर है, जो आप बिजनेस के बाहर से, जब आप बिजनेस में थे भी नहीं तभी भी वो आप में था, कि आप किसी को हेल्प करना जानते हो या फिर किसी को गाइडेंस देना जानते हो, कि लोग आपकी बातों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उनको समझ में आ रही है आपकी बात, कि आप उनकी हेल्प करना चाहते हो, आपका हेल्पिंग नेचर है, तो इट्स कॉल्ड वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़। एटीट्यूड इज़ द रिस्पॉन्स टूवर्ड्स वैल्यूज़। और वहीं अगर आपको कोई हेल्प कर रहा है या आपको कोई राय दे रहा है, तो आप उसको किस तरीके से लेते हो, कि आपका जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स अदर पीपल बिहेवियर, वो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है या फिर आपकी पेसिमिस्टिक अप्रोच है। और पेसिमिस्टिक अप्रोच में ईगो भी आती है, राइट, तो ईगो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ राइट, रॉन्ग, गुड और अनजस्ट इज एन आउटकम ऑफ वंस वैल्यू एंड एटीट्यूड्स आर लाइक। क्या गलत है, क्या सही है, तो ये सब चीज़ें पता चलती है कि जो दोनों पार्टीज़ हैं उनका बिहेवियर कैसा है और एटीट्यूड कैसा है। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स इज दैट वैल्यू आर बिल्ट अपॉन वंस मोरल एट्रीब्यूट्स एंड वाइल एटीट्यूड्स आर द स्टैंड पॉइंट वन हैज़ रिगार्डिंग वेरियस इशू। वैल्यूज़ तो ये होती है कि आपके अंदर जो खुद की मोरल वैल्यूज़ है वो क्या दूसरों के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है, आपकी पर्सनालिटी को क्या दिखा रही है। और एटीट्यूड होता है कि उस सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन आए ऑन द डेली बेसिस, कि आप उसको डील कैसे करते हो, राइट, कि आपकी अप्रोच क्या है सिचुएशंस को लेकर, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये दोनों ही चीज़ आप में जो है पॉजिटिव हो। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो या आप किसी को गाइडेंस दे रहे हो, तो वो जो है आपकी वैल्यू में ऐड होता है। वहीं अगर आप किसी की बात सुन रहे हो, राइट, उसकी हेल्प ले रहे हो, तो वो आपके एटीट्यूड में कंसीडर्ड होता है, राइट। उसके बाद आता है वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स आर मेजर कंपोनेंट इन अ पर्सन्स कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी। एक पर्सन्स की कैरेक्टर और पर्सनालिटी में वैल्यू एंड एटीट्यूड होना एक मेजर कंपोनेंट है। एंड एटीट्यूड इन द सेंस पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट। दो दीज टू आर इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट, देर इज अ डिस्टिंक्ट डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एंड एटीट्यूड। पर्सनल वैल्यू ऑफ एन एंटरप्रेन्योर आर एट्रीब्यूट सच एज ऑनेस्टी, पैशन, डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस। वैल्यूज़ होती हैं कि आप ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, पैशनेट हो, डिटर्मिनेशन है आपको है आपके अंदर किसी भी काम को करने की, कि आप कंसिस्टेंट हो, या और कॉन्फिडेंट हो आप अपने वर्ड्स को लेकर, राइट, अपने वर्ड्स पर स्टैंड लेते हो आप। तो नो वन लाइक्स टू डू बिजनेस विद पीपल दैट आर एरोगेंट, जो गुस्सेल हों, सेल्फिश हों, डिसमिसिव हो या इगोइस्ट हो। ऐसे लोगों के साथ कोई काम नहीं करना चाहता। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप किसी भी बिजनेस में जाओ, यू ऑलवेज हैव टू शो योर बेस्ट। एनी बिजनेस वेंचर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर पर्सनल वैल्यूज़, एटीट्यूड एंड बिलीफ। कहीं ना कहीं एक बिजनेस इस तरीके से भी दिखता है कि वहाँ की जो वर्कफोर्स है वो कैसी है, ऑप्टिमिस्टिक है, पेसिमिस्टिक है, गुड है या बैड है, हार्ड वर्किंग है या लेजी है, राइट। So there are following three types of value followed by an entrepreneur. However, all the three are to be adopted by an entrepreneur. तो ये थ्री वैल्यूज़ है। पर्सनल वैल्यूज़ वो जो आउटसाइड द बिजनेस भी और इनसाइड द बिजनेस भी आपकी पर्सनालिटीज़ के अंदर होती है, कि आप लोगों की कि आपके अंदर ऑनेस्टी है, पैशन है, डिटर्मिनेशन एंड कॉन्फिडेंस, जो अभी हमने ऊपर भी बात की थी। प्रोफेशनल वैल्यूज़ होती है कि जब आप बिजनेस के अंदर काम कर रहे हो, तो आप दूसरों के बिहेवियर को कैसे रिफ्लेक्ट होने दे रहे हो खुद पर, राइट, कि जो अगर प्रोफेशनल टॉक है तो आप उसको वेलकम कर रहे हो, या जो अनप्रोफेशनल बिहेवियर है उसको रिजेक्ट कर रहे हो, इन द सेंस कि गॉसिप कर रहे, जो गॉसिप करते हैं लोग। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप किसी बिजनेस में हो तो यू ऑलवेज हैव टू एक्ट प्रोफेशनल और फॉर्मल, राइट। उसके बाद आता है सोशल वैल्यू। सोशल वैल्यू का मतलब जब एक एंटरप्रेन्योर जो है इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑल अबाउट प्रॉफिट, वो जो है सोसाइटी के बेनिफिट के बारे में भी सोचे, तो वो भी आपकी सोशल वैल्यूज़ में ऐड होता है, राइट। तो ये वही है थ्री जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट 5 डिफरेंट एटीट्यूड्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अभी हमने थ्री वैल्यूज़ पढ़ी,
पर्सनल वैल्यूज़ जो थी, प्रोफेशनल वैल्यूज़ और सोशल वैल्यूज़, अब हमको एटीट्यूड पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक। इट इज़ नॉट ईजी टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ओवरनाइट। एक रात में कोई भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। इट रिक्वायर्ड एस्टेब्लिशिंग न्यू आइडियाज़, क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स, डिज़ाइनिंग न्यू प्रोसेसेस, राइट। आपको न्यू आइडियाज़ डेवलप करने हैं, उसके बाद उस पर काम भी करना है, उसके लिए कुछ प्रोसेस भी आपको करना पड़ेगा, और आपको टैलेंटेड पीपल की भी रिक्वायरमेंट है। सो फॉर अचीविंग दिस द एंटरप्रेन्योर फॉलो वेरी स्ट्रॉन्ग एथिकल प्रैक्टिसेस बिजनेस वेंचर। तो उनको जो है लॉफुल प्रैक्टिसेस करके अपने आइडियाज़ को रियलिटी में चेंज करने का पूरा अच्छे से जो है वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद है सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट। देखिए, अगर आप कुछ भी करते हैं ना, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक रियलाइजेशन करें कि आपने कुछ अच्छा किया है। दैट इज़ फॉर द पीपल हो सकता है, या आपने एनिमल्स की हेल्प की हो, या फिर फॉर द सोसाइटी बेनिफिट। उसके बाद पैशन। किसी भी काम को करने का पैशन इज़ वेरी रिक्वायर्ड। अगर आप किसी भी काम को कर रहे हो, देन यू हैव टू बी हैप्पी by doing that. So entrepreneur are usually very passionate about their ideas, goals and their companies. वो अपनी कंपनीज़ के लिए ना बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं। अगर उन्होंने कोई गोल सेट किया है तो उसको फुलफिल करने के लिए दे विल ट्राई देयर बेस्ट, राइट। दिस पैशन इज़ वट ड्राइव्स देम टू डू वट दे डू। पैशन इंटीग्रल टू एंटरप्रेन्योर लाइफ। पैशन जो एक तरह से उनको इस चीज़ की रियलाइजेशन कराता है कि वो जो करना चाहते हैं वो करें। फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, हमारा चेंजिंग इन्वायरमेंट है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एंटरप्रेन्योर होना चाहिए ना, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब रेडी टू अडेप्ट द थिंग्स, रेडी टू अडेप्ट द चेंजेस। क्योंकि आपने जो प्री प्लान बना तो लिया है, बट अगर उसको चेंजमेंट चाहिए, क्योंकि अब इन्वायरमेंट में चेंजेस आए हैं, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग नेगेटिव और या फिर ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रख के आपको जो है अपने प्लान्स में चेंजेस करने होंगे। और आप ही नहीं, बल्कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ को भी मोटिवेट करना होगा टू कॉप अप विद ऑल द चैलेंजेस दैट कम बिफोर यू, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फ्लेक्सिबल हो, चेंजेस को अडॉप्ट कर पाएँ। उसके बाद है ब्रेवरी। एंटरप्रेन्योर को जो है डरना नहीं है फ्रॉम द फेलियर और रिस्क, राइट। तो कहीं ना कहीं ये उनके एटीट्यूड में होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड में, कि वो डरते नहीं है, दे फेस द चैलेंजेस, ठीक है। बिकॉज रिस्क जो है हर चीज़ में है, नॉट ओनली इन एंटरप्राइजेस। अगर आप कोई भी नई चीज़ शुरुआत करते हैं तो उसको जमने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है हर चीज़ को लेकर। उसके बाद आता है टाइमली डिसीजंस। देखिए, एंटरप्रेन्योर जो हो क्विक डिसीजन मेकर होते हैं, क्योंकि उनको ऐसा नहीं है कि महीने में एक डिसीजन लेना है या फिर साल में एक डिसीजन लेना है, उनको डेली डिसीजंस लेने हैं। तो उनकी इतनी नॉलेज होनी चाहिए और इतनी एजुकेशन होनी चाहिए कि वो जो है कोई भी डिसीजन हो, फ्रॉम रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग से रिलेटेड हो, या फिर पार्टी से डील करने से रिलेटेड हो, फाइनेंस या फंडिंग से रिलेटेड हो, तो वो उस डिसीजन को बहुत जल्दी ले पाएँ। तो ये भी उनके एटीट्यूड में इनबिल्ट होना चाहिए। उसके बाद आता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरियल रिस्क एंड हाउ कैन दिस बी मिटिगेटेड बाय एन एंटरप्रेन्योर। अब हमको एंटरप्रेन्योर रिस्क के बारे में पढ़ना है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर रिस्क में आता है फाइनेंशियल रिस्क। जब भी कोई भी एंटरप्राइज शुरू होती है तो सबसे बड़ा जो रिस्क होता है वो होता है फाइनेंस का, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जितनी लागत आप अपने प्रोडक्ट को बनाने में लगाते हो ना, उतनी बदले में इन रिटर्न आपको मिलता नहीं है, तो आपकी जो कॉस्ट की पूर्ति है ना, वो भी नहीं हो पाती। दूसरा है प्रोडक्ट फेलियर रिस्क। भाई, जो आपने प्रोडक्ट बनाया, क्या पता वो मार्केट में चले ना चले, कस्टमर उसको पसंद करें या ना करें, तो वो एक प्रोडक्ट फेलियर रिस्क भी रहता है। टेक्नोलॉजी चेंज रिस्क। देखिए, अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ करके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और वहीं दूसरी जो एंटरप्राइज है वो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसी सेम प्रोडक्ट को बना रही है, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि आपकी कॉस्ट उनकी कॉस्ट से ज़्यादा आ रही है, तो इससे क्या होगा कि आपको जो अपना सेल प्राइस फिक्स करना पड़ेगा वो भी ज़्यादा करना पड़ेगा, और वहीं उनके प्रोडक्ट का जो सेल प्राइस होगा वो कम होगा, तो कस्टमर उनके प्रोडक्ट को परचेस करेंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल जो टेक्नोलॉजी होती है वो भी रिस्क जो है बढ़ा देती है एंटरप्रेन्योर के लिए। बिजनेस डेवलपमेंट रिस्क, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपके रिसोर्सेज हैं वो आपके बिजनेस डेवलपमेंट में हेल्प करें, राइट। क्योंकि अगर आपके जो रिसोर्सेज है वो आपने लगा दिए लेकिन वो आपको आउटकम नहीं दे रहे, तो वो इज़ ऑफ नो यूज़, राइट। वो आपके संक कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएंगे जो आपको कोई रिजल्ट नहीं दे रहे इन रिटर्न। उसके बाद आता है मार्केट रिस्क। देखिए, जो मार्केट है ना वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजिंग है, राइट। तो वहाँ पे कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस कब बदल जाए, इस
किसी को नहीं पता। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है पहले से प्री प्लानिंग कर लें कि अगर मार्केट जो है इस सिचुएशन में गई तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको कैसे डील करना है या क्या बिजनेस ऑपरेशन में इवैल्यूएशन करनी है, राइट। उसके बाद आता है टाइमिंग रिस्क। कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, राइट, कि भाई प्रोडक्ट तो बन गया है बट मार्केटिंग और प्रोडक्शन के बीच में एक बहुत बड़ा टाइम गैप आ गया, तो फिर वो प्रोडक्ट तो जब तक रखे ही रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं कुछ कॉस्ट तो आपकी तब भी लग रही है ना उसको रखने में। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने भी आपके एक्शंस हो वो टाइमली हो, फ्रॉम डूइंग प्रोडक्शन टू लॉन्चिंग टू एडवर्टीजिंग टू मार्केटिंग, राइट। उसके बाद आता है मार्जिन रिस्क। देखिए, at the cost of production increases due to increase in input cost, the margin decline. Many times the entrepreneur is not इवन एबल टू ब्रेक इवन। इसका वही मतलब है कि कई बार क्या होता है कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है ना वो बढ़ जाती है, भाई रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई या फिर जो आपका कैरियज जो कॉस्ट है वो बढ़ गई सामान को लाने आने की। तो कई बार क्या होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, उससे क्या होता है कि जो आपको इन रिटर्न रेवेन्यू जनरेट होता है वो कभी ना कहीं कहीं आपकी कॉस्ट को भी फुलफिल नहीं कर पाता। भाई जो आपने लागत लगाई, आपने लागत तो लगाई फॉर एग्जांपल 10 रुपये और आपको बदले में सिर्फ 5 ही मिले, तो वो कहीं ना कहीं हायर लॉसेस होने के चांसेस भी होते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है उस मार्जिन रिस्क को ना होने दें और प्रॉपर प्लानिंग करें। उसके बाद है रिस्क ऑफ हैवी लॉसेस। कई बार क्या नाम है, बहुत ज़्यादा हैवी लॉसेस हो, जैसे भी कोविड-19 आया था, बहुत सारे जो हमारी एंटरप्राइजेस थी वो भी बंद हो गई थी, तो उससे बहुत ज़्यादा कंपनी को हैवी लॉसेस हुआ, कंपनीज़ को, वहाँ के एम्प्लॉयज़ को, लेबर्स को जो वेजेस पे काम करते हैं, मशीनरी जो इतने टाइम तक बंद रही, राइट, उन पे जो डेप्रिसिएशन लगा। तो कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो हमारे हाथ में नहीं होती, जो एबनॉर्मली हैपन हो जाती है, राइट। तो ये रिस्क भी रहता ही है एंटरप्राइजेस को। मेथड एंड टेक्निक टू कंट्रोल द बिजनेस रिस्क। अब इन रिस्क को रोकने के लिए जो कुछ मेथड है, फर्स्ट एन एंटरप्रेन्योर कैन कंट्रोल सम रिस्क बाय एनालाइजिंग द पोटेंशियल रिजल्ट लीडिंग टू लॉस ऑन गोल। पहले से ही जो एंटरप्रेन्योर है उसको एक डिज़ायर्ड रिजल्ट बना के चलना चाहिए कि अगर हम ऐसे स्टेप्स फॉलो करते हैं तो हमारा जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो ये है, और इसमें 60% हमारा मार्जिन है प्रॉफिट का, और भाई 40% जो है हमारा रिस्क हो सकता है। तो जिससे कि वो पहले से उसके लिए कुछ रिजर्व्स बना कर चलें कि भाई अगर रिस्क हो भी जाए तो वी हैव मनी कि हम उसको कोप अप कर सकते हैं। सेकंड इज द एंटरप्रेन्योर कैन टेक दोज रिस्क विच आर वर्थ टेकिंग इफ दे लीड टू बेनिफिट फ्रॉम द फर्म। उनको वो ही रिस्क लेनी चाहिए जिसमें उनको हायर प्रॉफिट मिले। ऐसा नहीं कि रिस्क भी है और आपको जो इन रिटर्न मिल रहा है वो भी कुछ भी नहीं है, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वही रिस्क लें जिसके बदले में आपको हाई रिटर्न्स मिल सके। द रिस्क में ऑल्सो बी अवॉइडेड बाय सब्सटीट्यूटिंग द रिस्की प्रोसेस विद द रिलेटिवली सेफ़र अल्टरनेटिव। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास 2-3 अल्टरनेटिव है और उसमें से जो फर्स्ट वाला अल्टरनेटिव है उसमें जो आपकी रिस्क की प्रोबेबिलिटी है वो कम है, तो आप उस अल्टरनेटिव को ही चूज़ करें, उस ऑप्शन को ही चूज़ करें। हर बार हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट नहीं होता। If the entrepreneur cannot avoid the risk, he should try to control and minimize the losses arising from the risk. रिस्क को अवॉइड करना entrepreneur के लिए एक बहुत बड़ी ड्यूटी है, तो उसको ट्राई करना चाहिए कि कुछ तो ऐसे वो स्टेप्स या कुछ तो ऐसे ऑपरेशंस करे एंटरप्राइज में जिससे वो रिस्क को मिनिमाइज करे और कंट्रोल करे, अगर उसको पूरा ख़त्म ना कर सके तो, राइट। तो एंटरप्रेन्योर शुड एफिशिएंटली प्लान एंड शुड अडॉप्ट प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक। इसमें प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक का मतलब है कि ठीक है आपको बदले में इंश्योरेंस मिल जाएगा, बट जैसे फॉर एग्जांपल फायर की वजह से अगर कुछ एबनॉर्मल जो है आपके प्रोडक्ट्स में आग लग गई, राइट, या फिर थेफ्ट हो गया, तो आप सिक्योरिटी रखें, फायर एक्सटिंग्विशर रखें। तो खुद से भी स्टेप्स लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्क कैन बी अवॉइडेड बाय एफिशिएंट प्लानिंग एंड साइंटिफिक फोरकास्टिंग एंड मार्केटिंग रिसर्च। पहले से ही प्री प्लानिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद इट कैन बी रिजॉर्टेड टू बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ लाइकली अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स एंड मेकिंग रिक्वायर्ड चेंजेस इन देयर प्रोडक्ट प्राइजेस ऑफ द प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड सेल्स प्रमोशनल टेक्निक। रिस्क को अवॉइड करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टाइम टू टाइम चेंज करना प्रोडक्ट में, आपकी प्रोडक्शन टेक्निक में, प्रोडक्ट के प्राइस में और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी में।
राइट। reducing the loss arising from technological obsolescence through continuous technological research and development in the organization is yet another method of mitigating risk। देखिए, जो टेक्नोलॉजी ना बहुत जल्दी जो है ऑब्सोलीट हो जाती है, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी ना टाइम टू टाइम आती रहती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप भी जो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसमें नई टेक्नोलॉजी ही लेकर आएँ, जिससे आपको कोई रिस्क ना हो। क्योंकि एक एंटरप्राइज तो एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर प्रोडक्ट बनाकर और सेल्स प्राइस भी उनके कम आ रहे हैं और वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, और वहीं आप उसी पिछली टेक्नोलॉजी पर अटके हुए हो जहाँ आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा आ रही है, आपको सेल प्राइस भी ज़्यादा रखना पड़ रहा है और आपको मुनाफा हो नहीं रहा, देन इट्स ऑफ नो यूज़, राइट। शिफ्टिंग ऑफ रिस्क बाय एंटरप्रेन्योर, कि भाई अब आप रिस्क से बच कैसे सकते हो, एक तरह से शिफ्ट कैसे हो सकते हो कि इवन तो रिस्क आया है बट आप उस रिस्क को अवॉइड कैसे कर सकते हो। फर्स्ट वन इज़ हेजिंग। देखिए, कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारी एंटरप्राइजेस ऐसी होती हैं जो प्रोडक्शन नहीं करती, वो बना बनाया प्रोडक्ट लेते हैं और उनको बेच देते हैं। बट इस बीच क्या होता है कि जब आपने प्रोडक्ट को ख़रीदा तो फॉर एग्ज़ाम्पल रॉ मटेरियल, जैसे अगर आप देखें कि पर प्रोडक्ट की अगर हम बात करें कि 10 रुपीज़ पड़ता है, लेकिन जब आपने ख़रीदा तो 10 रुपये के हिसाब से आपने ख़रीद लिया, भाई बहुत सारे रॉ मटेरियल्स आपने परचेज़ कर लिए बल्क में। लेकिन जब आपने या फिर जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो परचेज़ कर लिए, आई एम गिविंग जस्ट एन एग्जांपल, और जब आप उसे बेचने गए तो मार्केट में उसकी वैल्यू तो सिर्फ 5 रुपये रह गई, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है एक बैलेंस मेंटेन करें, आप पहले मार्केट को स्टडी करें, एक हेज मेंटेन करें कि आपको अपने प्रोडक्ट को तभी बेचना है जब या तो उस प्रोडक्ट का अमाउंट उस अमाउंट से ज़्यादा हो, भाई 10 से 15 हो जाए तब, 10 से 5 होने पर अगर आप बेच रहे हैं तो आपको हैवी लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको अगर अपने लॉस को कम करना है तो आपको जो है यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। उसके बाद है अंडर राइटिंग। देखिए, अंडर राइटिंग का मतलब क्या होता है, कई बार हमारे जो एंटरप्राइज होती है ना, उनके जो शेयर्स होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स खरीद लेते हैं, लेकिन जो शेयर्स बच जाते हैं, अब ऐसे तो कंपनी को लॉस हो जाएगा। तो इसलिए जो अंडर राइटर्स होते हैं वो उन शेयर्स को परचेज कर लेते हैं थोड़े कम पैसों में, बट कर लेते हैं। तो इतने बड़े लॉस होने से अच्छा है कि अंडर राइटर्स जो हैं वो लॉस को बियर कर लेते हैं, राइट। तो वो खरीद लेते हैं। बाद में जो शेयर होल्डर्स अगर खरीदना चाहते हैं तो वो जो है स्टॉक एक्सचेंज से नहीं बल्कि सीधा अंडर राइटर से खरीद लेते हैं। इसके बीच उनका थोड़ा बहुत कमीशन भी होता है, बट गिविंग कमीशन ठीक है, लेकिन ज़्यादा बड़े लॉसेस का सामना करना वो वर्थ इट नहीं है, राइट। उसके बाद है सब कॉन्ट्रैक्टिंग। वही सब कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब ये थोड़ा हेजिंग से रिलेटेड है कि अगर आपने किसी कोई भी फंडिंग लेना चाहते हैं और उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट है उन्होंने लगाया, फॉर एग्जांपल 12% उनका इंटरेस्ट रेट था जैसे बैंक लेता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने उस वक्त जो कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आपको उसको एक सब कॉन्ट्रैक्ट की तरह से आपको बना लेना चाहिए दोनों पार्टीज़ को, जिससे इन आने वाले टाइम अगर इन्फ्लेशन हो भी जाए तो वो इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा ना कर दें। तो इसलिए अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो किसी के साथ तो वो इन रिटर्न होना चाहिए, जिससे बाद में जो पार्टीज़ हैं वो वर्ड से मुकरे ना और आपको लॉसेस का सामना ना करना पड़े, राइट। तो जो डील हुई है वो एक सर्टेन अमाउंट मेंटेन रहे। उसके बाद है इंश्योरेंस। देखिए, आपका फायर लग गई या फिर थेफ्ट हो गया, राइट, और तो इसमें क्या होता है कि आप जो है इंश्योरेंस ले सकते हैं कि, लेकिन उस इंश्योरेंस लेने से पहले आपको इंश्योरेंस कराना पड़ता है, राइट। आपने प्लांट्स का, आपने जो फैक्ट्री सेटअप की है उसका, गोडाउन में आपने कुछ सामान रखा है उसका। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने जो भी इम्पॉर्टेंट एसेट्स हैं उसका जो है इंश्योरेंस करा ले, जिससे बाद में आपको लॉसेस या रिस्क का सामना ना करना पड़े। डेवलपिंग अ रिस्क मैनेजमेंट प्लान, हैविंग सफिशिएंट इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट लॉसेस इज ओनली वन एस्पेक्ट, टेकिंग प्रोएक्टिव स्टेप बाय डेवलपिंग अ रिस्क मैनेजमेंट प्लान इज अनदर के। वो यही बात कह रहे हैं जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि ठीक है इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको खुद भी स्टेप्स उठाने चाहिए। जैसे अगर फायर है तो उसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर्स अलग अलग जगह सेटअप कर देने चाहिए, और थेफ्ट के लिए सिक्योरिटी अच्छी मेंटेन करनी चाहिए, राइट। एम्प्लॉय द सर्विसेज ऑफ एन इंटरनल कंट्रोल कंसल्टेंट। यही कि जो हमारे बाहर की कुछ इन्वेस्टिगेटिंग प्रोफेशनल्स होते हैं वो हमको अच्छे से बता पाते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है वो इस समय कहाँ स्टैंड कर रहा है और उसकी क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो अगर ऐसी चीज़ें हमको कोई बता दे जो स्पेशलिस्ट है तो कहीं ना कहीं हमारा बिज़नेस हैवी लॉसेज या रिस्क से बच जाएगा।
राइट। तो हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इफ़ यू ऑल लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।